हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एमए फाइनल के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मौसम का पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग पार्ट 5 यानी पांचवा वीडियो है कंटिन्यू। इसमें पिछले 4 वीडियोज़ में मौसम का महत्व, मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। इसके अंतर्गत हम आज भारत में पूर्वानुमान का कैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, इस चीज़ को इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि भारत में जो मौसम का पूर्वानुमान है डियर स्टूडेंट, भारत में मौसम पूर्वानुमान कृषि सेक्टर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश की लगभग 70% जनसंख्या इस प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और भारतीय मौसम विभाग यानी मौसम पूर्वानुमान की सारी प्रक्रियाएं तथा औपचारिकताओं को संभालता है। भारत में 3 स्तर पर मौसम पूर्वानुमान किया जाता है। तो हम भूगोल के विद्यार्थी हैं और निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, ये बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है। और कृषि सेक्टर जो पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है हमारा, इसलिए बहुत कुछ मौसम के पूर्वानुमान पे कृषि की सारी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वो टिकी हुई है। भारत में 3 स्तरों पर मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है डियर स्टूडेंट। लघु परिसर अनुमान पूर्वानुमान यानी 48 घंटों के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दैनिक अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान, मेघाच्छादन, सापेक्षिक आर्द्रता तथा वर्षा से संबंधित अग्रिम 48 घंटों के लिए पूर्व कथन डियर स्टूडेंट किया जाता है। मध्यम परिसर पूर्वानुमान है, 48 घंटों से लेकर के 10 दिन तक के लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट ये। और तीसरा है दीर्घ परिसर पूर्वानुमान। अगली ऋतु खासकर ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन, उसकी तीव्रता तथा वर्षा की मात्रा प्रवृत्ति के लिए डियर स्टूडेंट ये किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग विभिन्न जिलों में अवस्थित मौसम वेधशालाओं से धरातलीय सतह के तथा भारतीय मौसम उपग्रह के ऊपरी वायुमंडल के मौसम संबंधित आंकड़ों का अपने मुख्यालय यानी दिल्ली और पुणे में है का संग्रहण करता है। और लघु परिसर मौसम पूर्वानुमान विधि से किया जाता है। इस ONWP विधि के अंतर्गत विभिन्न मौसम वेधशालाओं से संग्रहण किए गए मौसम के आंकड़ों को सांख्यिकी एवं गणितीय समीकरणों के आधार पर तेज गति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए औसत अधिकतम एवं न्यूनतम दैनिक तापमान, औसत दैनिक तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की दिशा तथा वायु की गति आदि के साप्ताहिक आंकड़ों का औसत निकाला जाता है तथा अगले 48 घंटों के लिए इनसे संबंधित पूर्व कथन डियर स्टूडेंट किया जाता है। विभिन्न पीढ़ियों वाले भारतीय मौसम उपग्रह इनसेट से मेघाच्छादन तथा वायुदाब के प्रतिदिन चित्र प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञातव्य की विभिन्न ऊंचाई पर वायुदाब की माप की जाती है। इसके आधार पर आगामी 48 घंटों में होने वाली मौसम की दशाओं का पूर्व कथन डियर स्टूडेंट किया जाता है। पूर्वानुमान हिमपात की मात्रा की सूचनाओं पर भी आधारित होता है डियर स्टूडेंट। ब्लैंडफोर्ड की मानसून के पूर्वानुमान की प्रक्रिया इस अवधारणा पर आधारित थी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में धरातलीय सतह पर विकसित न्यून वायुदाब सिस्टम की तीव्रता पर ही मानसून का प्रबल होना या कमज़ोर होना निर्भर करता है तथा यह निम्न वायुदाब सिस्टम हिमालय में हिमपात से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। पिछली शीत ऋतु में हिमपात जितना ही अधिक होगा तथा जितनी ही लंबी अवधि तक होता है,
उत्तरी पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब सिस्टम की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है तथा मानसून भी उतना ही अधिक सक्रिय तथा प्रबल होगा। यदि बीते शीतकाल में हिमपात की मात्रा कम होती है तथा हिमपात अवधि छोटी होती है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में धरातलीय सतह का निम्न वायुदाब कम तीव्रता वाला होता है, परिणाम स्वरूप मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। आगे चलकर सन 1888 में जॉन इलियट ने भारतीय मानसून की शक्ति का ऑस्ट्रेलिया के मौसम के तत्वों तथा दक्षिणी हिंद महासागर में वायुदाब सिस्टम के संबंध जोड़ने की वकालत की। अर्थात इलियट का यह मानना था कि भारतीय मानसून का प्रबल होना या कमज़ोर पड़ना ऑस्ट्रेलिया के मौसम तथा दक्षिण हिंद महासागर में वायुदाब सिस्टम से नियंत्रित होता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही मौसम पूर्वानुमान, खासकर भारतीय मानसून की शक्ति के पूर्व कथन में अच्छी प्रगति हुई। सन 1904 में गिलबर्ट वॉकर ने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल तथा गणितीय समीकरणों के माध्यम से मानसून के पूर्व कथन का प्रयास किया। वॉकर ने मौसम पूर्वानुमान तथा भारतीय मानसून की शक्ति के पूर्व कथन के लिए अपने मॉडल में निम्न विचारों को सम्मिलित किया। मई के अंत में हिमालय पर हिमपात की मात्रा तथा उसका संचयन, दक्षिणी अमेरिका में बसंतकालीन वायुदाब, मॉरिशस में मई मास में वायुदाब, जंजीबार में अप्रैल तथा मई में वर्षा की मात्रा, श्रीलंका में मई में वर्षा की मात्रा तथा दक्षिणी दोलन सूचकांक, इन आधारों पर उन्होंने इसको एनालिसिस किया। सन 1979 में भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए और प्रयास किए गए। डियर स्टूडेंट, वर्तमान में बसंत गावरीकर द्वारा विकसित कंप्यूटर मॉडल, जिसे पावर रिग्रेशन मॉडल के नाम से अधिक जाना जाता है, वो भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस मॉडल में 16 मौसम के विचरों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, यानी कितने विचरों का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट? 16 मौसम के विचरों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, उसी वर्ष की अल नीनो परिघटना। यहाँ पर वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष के लिए पूर्वानुमान किया जाना है। पिछले वर्ष की अल नीनो परिघटना, उत्तरी भारत में मार्च माह का तापमान, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी एवं फरवरी महीने का तापमान, अप्रैल मास में 500 HPA रीड, जनवरी एवं फरवरी में 50 HP रीड थ्रो का विस्तार, जनवरी में 10 HPA 30 किलोमीटर पछुआ हवा, उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब सिस्टम, दक्षिणी दोलन सूचकांक, डार्विन में वसंतकालीन वायुदाबी सिस्टम, अप्रैल में अर्जेंटीना में वायुदाब, जनवरी मई में विषुवतरेखीय हिंद महासागर में वायुदाब सिस्टम, जनवरी से मार्च तक हिमालय पर हिमाच्छादन, मई में मध्य भारत में तापमान, मार्च में भारत के पूर्व तटीय भागों में तापमान तथा बीते वर्ष के दिसंबर महीने में यूरेशिया में हिमाच्छादन। यानी 16 पैरामीटर्स हैं जिनका उपयोग करते हुए भारतीय मौसम का पूर्वानुमान डियर स्टूडेंट लगाया जाता है। गावरीकर के पावर रिग्रेशन मॉडल में सन 1989 में संशोधन किया गया तथा उपयुक्त 16 विचरों के आधार पर नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर संबंध का पता लगाने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में मौसम के पूर्वानुमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैर जलवायु विचार को भी सम्मिलित किया गया, अर्थात राजनीतिक कारक, या यूँ कहें कि नियोजन
नीति विचार। यदि वैज्ञानिक विधि के आधार पर मानसून के वास्तविक पूर्वानुमान को जनसाधारण में उसी रूप में प्रचारित कर दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कंप्यूटर मॉडल आगामी ग्रीष्मकालीन मानसून के कमज़ोर होने का पूर्वाकथन करता है और यदि इस पूर्वाकथन को आम जनता में जारी कर दिया जाए तो अनाजों के स्टॉकी गोदामों में अनाजों का भंडारण प्रारंभ कर देंगे, जिस कारण बाज़ारों में खाद्यान्नों का भारी कृत्रिम संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम स्वरूप खुले बाज़ारों में खाद्यान्नों की कीमत में बेहताशा वृद्धि हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि यह भारतीय सरकार की खुली आधिकारिक नीति नहीं है, वरन यह गुप्त नीति है कि मानसून के पूर्वकथन को सोच समझकर आम जनता में उजागर किया जाए। सन 2004 में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई थी, परंतु यह सही नहीं निकली। प्राय प्रतिवर्ष सामान्य मानसून का पूर्वकथन किया जाता है, परंतु इनमें कई कमियां डियर स्टूडेंट रह जाती हैं। तो अभी भी हम मौसम की जो सटीक भविष्यवाणी है वह पूर्ण रूप से करना संभव नहीं है, लेकिन लगभग उसके नज़दीक की जो भविष्यवाणी है वो करने का प्रयास डियर स्टूडेंट किया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से आपको ये समझ में